गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 28 मई। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर देखेंगे हम लोग। और एक इन्फॉर्मेशन है, 2 दिन पहले मैंने जो है ना एक प्रोग्राम शुरू किया था। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था कि कुछ बेहतर लेके आए, तो इसी दिशा में जो भी 71 मेंस को फोकस कर रहे हैं, जो दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है, ठीक है, तो आपके लिए वो सीरीज स्टार्ट किया गया है। वो उसमें आप डेमो वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ जो है रेडी हो रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं ना, तो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। नंबर भी आपको उस वीडियो में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे। अभी जो है ना यहाँ पे बारिश हो रहा है, आप देख रहे हो देश के हर क्षेत्र में आपको जो है लगभग बारिश होने की संभावना दिख रहा है। और यहाँ पे जो है, जो मौसम विभाग है, उन्होंने कहा कि जो इस बार बारिश है ना, समय से पहले आ गया और इस बार बारिश अच्छी होगी, ठीक है। आपको पता ही है हमारे देश में बारिश कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्षा होता है ना, और वर्षा से हमारे यहाँ क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। मतलब आप देखोगे तो 46% जो पॉपुलेशन है, हमारा जो आबादी है, वो पता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जीडीपी की अगर बात करें, तो जीडीपी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है लगभग 18.2% के आसपास जो है ना, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। दो फैक्ट याद रखिएगा। साथ ही आपको बता दें, हमारे देश में 85% जो किसान है ना, वो क्या है, वो है मार्जिनल किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। तो ऐसे में जो है ना, मानसून बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन भी मेंस में पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर लिखना होता है। साथ ही आप याद रखिएगा, हमारे भारत में, ठीक है, जो वर्षा होता है सबसे अधिक, पता नहीं किस मानसून से होता है, ये साउथ वेस्ट मानसून। याद रखिएगा, ये फैक्ट जो है ना हर बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और ये जो मानसून स्टार्ट हुआ, सबसे पहले बारिश कहाँ पे होता है, केरल में होता है। लेकिन याद रखिएगा, तमिलनाडु वाला एरिया में जो है ना, ये साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होता है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, कई दफा वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। 71 अभी बीपीएससी मेंस प्रीलिम्स का एग्जाम होगा ना, उसमें ये पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। फिर देख लीजिए यहाँ पे, अभी ऑपरेशन सिंदूर को आपने देखा, जाना, ठीक है। तो भारत क्या कर रहा है, भारत का अब क्या प्रयास है कि 247 में 2047 में हमें क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है, ठीक है। ये तो हमारा संकल्प है और इसको अचीव करेंगे हम लोग। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयास करने होंगे ना। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें सेल्फ रिलायंट बनना होगा हर एक क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो। मतलब हमें जो चीज जरूरत है ना, हम उसका उत्पादन स्वयं करें। हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना रहे। आप देख रहे हैं ना, दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहने से क्या होता है, हमारी जो पॉलिसी होती है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, हमारी जो साख होता है, हमारी जो प्रोफाइलिंग होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल जाता है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलता है। इसलिए भारत जान गया है कि इस वक्त जो है ना, भारत को डेवलप होना बहुत जरूरी है, और अपने जो है क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना भी बहुत जरूरी जरूरी है। तो इसी दिशा में क्या किया गया है, भारत जो है ना, अपने डिफेंस सिस्टम को इंडिजेनियस, मतलब स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक पे काम कर रहा है, ठीक है। भारत जो है ना, एक स्टेल्थ जो होता है ना, लड़ाकू विमान, उसका निर्माण कर रहा है। इसकी खासियत बता दें आपको, ये जो विमान है ना, वो बहुत ही मध्यम वजन वाला होता है, ठीक है। मान लीजिए फॉरेन से जो हम लोग खरीद के लाते हैं ना, तो उसका वजन काफी ज्यादा होता है। तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि ऐसा जो विमान बनाए हम लोग, जिसका वजन मीडियम रेंज का हो, और जो दुश्मन के क्षेत्र में जाकर, ठीक है, जो सटीक हमला कर सके, और जो दुश्मन का रडार होता है ना, उसके नजर में, ठीक है, बच के रहे हम लोग। तो इस तरह का टेक्निक पे काम हो रहा है, अब बहुत जल्द इसको अचीव कर लेंगे हम लोग। तो स्टील्थ का मतलब क्या होता है, ऐसा विमान जिसकी हवाई क्षेत्र में मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारा जहाज है, ठीक है, वो उड़ रहा है, लेकिन दुश्मन देशों को पता नहीं चल पा रहा। तो इस मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने, ठीक है, के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रखा है। तो आपको वहां पे योजनाएं पढ़ना होगा, योजना के बारे में लिखना होगा आपको। और क्योंकि हम लोग जो है ना, अपने डिफेंस के लिए जितने भी इक्विपमेंट मंगाते हैं ना, लगभग 50% जो है वो हमारा फॉरेन से आता है। रशिया से आता है, फिर आपका अमेरिका से आता है, इसराइल से आता है। तो ये सब जितने भी है, उससे हमारा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च होता है। तो भारत को जो है ना, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना है, और हर क्षेत्र में जो है ना, आत्मनिर्भर बनना होगा। अब आते हैं यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के बारे में। देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में जो न्यूज बहुत आ रहा है, तो आप याद रखिएगा, 7 कॉन्टिनेंट है ना, तो सभी कॉन्टिनेंट का जो सबसे पीक वाला जो पर्वत है, उसके बारे में याद रखिए। जैसे एशिया में कौन सा हो गया, एशिया में हमारा हो गया माउंट एवरेस्ट।
और ये नेपाल और तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसी प्रकार आप अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट का याद रखिएगा। उसी प्रकार आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी का याद रखिएगा। मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ठीक है, आगे भी पूछे गए हैं और मतलब जो एग्जाम हुआ ना उसमें भी ये फैक्ट पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है ना नेपाली शेरपा कामेरीता सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पे फतह किए हैं। क्या नाम इनका? कामेरीता। इस तरह के फैक्ट जो है ना एग्जाम में पूछ लेता है, स्पेशली जो है आपका स्टेट पीसीएस और यूपी एससी भी पूछ लेता है ये वाला कामेरीता। पूछेगा कि कामेरीता जो खबरों में रहते किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको बता देंगे कौन है, ये है शेरपा। ठीक है, शेरपा कहने का मतलब ये जो है ना पर्वतरोही हैं और इन्होंने 31, ठीक है 31वीं बार जो है ना कहाँ गए हैं, माउंट एवरेस्ट को फतह किए हैं। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये बता दें, जैसे हमारा हिमालय रेंज है ना, तो इसका एक ट्रांस हिमालय होता है, ग्रेट हिमालय होता है, फिर आपका मिडिल वाला जो होता है वो लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक होता है। तो हमारा माउंट एवरेस्ट पता कहाँ पे है? इसमें है, ग्रेट हिमालय में। पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि जो माउंट एवरेस्ट है ना उस किस लोकेशन में है, तो आपको बता दें ग्रेट हिमालय में ये पड़ता है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। केटू के बारे में याद रखिएगा, केटू जो है ना भारत का सबसे ऊंचा जो है पर्वत श्रृंखला है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एडिटोरियल पेज में आज जो है ना कृषि सुधार पे बात किया गया है। और कृषि सुधार जो है ना आपका ऐसे पेपर में मेंस का जीएस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स में, अब तो ज्योग्राफी में भी पूछ लेता है। पूछता है कि भारत के जो किसान है ना उनके सामने क्या चैलेंजेस है। आपसे पूछेगा कि भारत के जो किसान हैं वो तो प्रोडक्शन कर ले रहे हैं लेकिन उनको वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौती है। भारत का जो प्रोडक्ट है ना उसको निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जो क्वालिटी होना चाहिए उसमें कमी देखने को मिलता है, इसके पीछे क्या वजह है। तो ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे, तमाम क्वेश्चन के ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात किया गया है कि हमारा जो किसान है, हमारा जो किसानों की जो खेती है उसमें रिफॉर्म करने की बात चल रही है। क्योंकि पहले जो हमारा नीति था ना वो प्रोडक्शन को बढ़ाने पर फोकस था। ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर फोकस था, लेकिन अब जो है ना किसानों को प्रॉफिट कैसे मिले उस पर काम चल रहा है। ठीक है, उस दृष्टिकोण को अपने नीतियों में शामिल किया गया। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको बता दें यहाँ पे एक अभियान शुरू किया गया है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। सीधा आपसे पूछेगा कि सरकार ने जो है किसानों के लिए या कृषि में सुधार करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रखा है या कौन कौन सा अभियान। तो आपको यहाँ पे विकसित कृषि संकल्प के बारे में बात करना होगा, यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के बारे में बात करना होगा, यहाँ पे स्वास्थ्य कार्ड योजना, डिजिटल किसान के बारे में बात करना होगा, ई नाम योजना के बारे में बात करना होगा। ठीक है, फसल बीमा योजना के बारे में बात करना होगा। तो ये 5-6 जो स्कीम है उसके बारे में हम हमेशा याद रखिएगा और 2 से 3 लाइन उसके बारे में आप जान के रखिएगा कि वो चीज क्या है। ठीक है, क्योंकि जब सरकार का एफर्ट पूछेगा तो आपको ये चीज लिखना होगा। चैलेंजेस के बारे में पूछेगा कि किसान के सामने क्या चैलेंजेस है या हमारे एग्रीकल्चर में क्या चैलेंजेस है, तो आप वहां पर क्लाइमेट चेंज लिखेंगे। ठीक है, किसानों के पास पूंजी बहुत कम होता है, किसानों के पास तकनीक बहुत कम होता है, किसानों के पास मार्केट एक्सेस बहुत कम होता है। इसी दिशा में तो सरकार ने एफपीओ लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे हमारे बिहार में मखाना पूरे पूरे विश्व का अगर बात करें तो 85% हमारे बिहार में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये जो हमारा मखाना होता है वो मिथिलांचल वाले एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ से बीपीएससी ने मेंस में भी और पीटी में भी खूब क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको जैसे अभी आपने देखा कि केंद्र सरकार ने भी मखाना को प्रमोट करने के लिए मखाना बोर्ड का स्थापना किया। फिर एफपीओ का यहाँ पे जो है क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, जो किसानों का एक ग्रुप होगा, मार्केटिंग उसको मिलेगा, फैसिलिटी किया जाएगा उनको, ताकि अपने प्रोडक्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और उसको एक्सपोर्ट के आधार पर निर्यात किया जा सके। ठीक है, ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। और हमें क्या क्या प्रयास करना होगा, कुछ कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। जैसे कि हमारा जो कृषि है 46.5% जो है ना आबादी जो है कृषि पर डिपेंडेंट है। आपको बता दें यहाँ पे जीडीपी में 18.3% का कंट्रीब्यूशन है। आपको ये भी बता दें कि हमारे अर्थव्यवस्था को अगर बैलेंस करना है, उसको स्थिरता प्रदान करना है, तो हमें एग्रीकल्चर को बूस्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा चैलेंजेस की बात करें तो जलवायु परिवर्तन का क्या नुकसान है कि जो हमारा गेहूं चावल जो प्रोडक्शन हो रहा है ना उसमें कमी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रयास जल संरक्षण पे काम करना होगा। हमें क्या करना होगा,
मृदा जो स्वास्थ्य प्रबंधन है उस पर काम करना होगा, फसल विविधीकरण पे काम करना होगा हमें, जो मॉडर्न टेक्निक है, जो यंत्र है, उस पे हमें काम करना होगा, उसको अचीव करना होगा। ठीक है, ये चीज को, ये फैक्ट है ना, याद रखिएगा। इसको कोशिश कीजिएगा ना, जैसे कि आप लोग जो नोट्स बनाइएगा तो वहां पे लिख दीजिएगा कि किसान के सामने क्या चैलेंजेस है, सरकार ने क्या एफर्ट लगाया है, वर्तमान में कृषि का क्या योगदान है, मानसून हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर 5-6 एंगल को आप देख लेंगे ना, तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, आप उसको टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बीपीएससी का मेंस हुआ था, और पहले की जो एग्जाम होता था मेंस का और अभी जो एग्जाम हो रहा है, काफी जो है उसमें पैटर्न बदलाव किया गया है। आपको 3 घंटा में 20 से 21 क्वेश्चन जो है लिखने होते हैं, और वो भी सटीकता से। ठीक है, तो इस ये जो चैलेंजेस है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजेस है, और इसको टैकल करने के लिए आपको रिटन प्रैक्टिस करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ना, हमने बीपीएससी का एक जो है ना प्रोग्राम लॉन्च किया है, आप लोग देख सकते हैं, 2 क्लासेस हुआ है, उसका मटेरियल देखिएगा। आपको अगर आप लोग पसंद होता है तो उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को एक ग्रुप बना के जो है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग सीरियस हैं 71 बीपीएससी मेंस के लिए, जो दिसंबर में होने की संभावना है, तो वही लोग ही फोन करेंगे। ओके, चलिए। और यहाँ पे किया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है ना, तो हमारे हमारे जो फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि कृषि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता ना, आजीविका, जीडीपी, और यहाँ पे खाद्य सुरक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही बता दें, डब्ल्यूएचओ का एक आंकड़ा है कि जो है ना, प्रति व्यक्ति जो अनाज होना चाहिए 180 केजी होना चाहिए हर साल। ठीक है, भारत के पास 174 है, लगभग लगभग बराबर आ चुका है। ठीक है, तो भारत जो है ना, इस बार कोशिश कर रहा है कि हमें किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ना, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें नीतियां बनाना होगा। उसके बाद आपको बता दें, आगे की रणनीति क्या होना चाहिए, आगे का राह क्या होना चाहिए। तो हमें जो है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करना होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पे काम करना होगा, हमें न्यूनतम सिंचाई पद्धति पे काम करना होगा, हमें कीटनाशक रहित उत्पादन पे जोर देना होगा, साथ ही कृषि तकनीक के प्रशिक्षण पे काम करना होगा, महिला और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे हम लोग। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया था कि जो युवा है ना, जो यूथ है ना, वो एग्रीकल्चर से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो लोग, उनकी जो प्रेजेंस है घट रहा है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, तो आपको ये चीज पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब हम लोग बात करेंगे जाति जनगणना। बीपीएससी का मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, आने वाले एग्जाम के लिए भी यूपीपीसीएस का जो मेंस होगा ना, उसमें भी जाति जनगणना के बारे में पूछेगा आपसे। तो जाति जनगणना जब पढ़ रहे हैं ना, तो 3 फैक्ट याद रखिएगा। जाति जनगणना क्यों इंपॉर्टेंट है, जाति जनगणना से आप क्या समझते हैं, जाति जनगणना का बिहार के राजनीति में या बिहार के अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके क्या ड्रॉबैक हैं, क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर 4-5 एंगल को आप देख लीजिएगा ना, कल मैंने डिस्कस किया था, मेरा जो पहला वीडियो था बीपीएससी मेंस का, जो परसों से स्टार्ट किया था मैंने। ठीक है, तो उसमें जाति जनगणना के बारे में वहां पर डिस्कस किए, आप लोग जाके देखिएगा वहां पे। तो जाति जनगणना का आपको बता दें, फेवर में लिखना होगा ना, तो आप ये लिखिएगा कि आप केंद्र के माध्यम से होने वाला पहली जाति जनगणना होगा। ठीक है, फर्स्ट होगा जाति जनगणना, जो केंद्र इसमें इन्वॉल्व है। साथ ही बता दें, सरकार का दावा है कि यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद जो आम जन है, जो मार्जिनल लोग हैं, जो लोग जुड़ नहीं पाए थे सरकार की योजनाओं से, उनको केंद्र की योजनाओं का पूर्ण लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें सबके बारे में डाटा अगर मेरे पास अवेलेबल है कि हाँ, ये कास्ट के लोग इतना परसेंटेज है, तो उनके लिए हम नीतियां बनाएंगे, ताकि उनके सामने जो पहले जुड़ नहीं पा रहे थे, उनसे जुड़ सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाति जनगणना जो है ना, एक अच्छा चीज है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पक्ष भी हैं, जैसे कि असमानता बढ़ सकता है, और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति की प्रचलन बढ़ सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, बिहार में तेजी से होगा विकास। देखिए, अभी इलेक्शन का टाइम है, मतलब इस साल जो है ना, बिहार में इलेक्शन होने हैं। तो इलेक्शन होने हैं, तो बिहार सरकार, केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जनताओं को इसका लाभ मिल सके। तो बता दें, यहाँ पे बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिहार में काम चल रहा है। वहाँ पे रोड क्या, जैसे पटना गया डोभी सड़क हो गया, गोपालगंज एलिवेटेड रोड हो गया, पटना आरा सासाराम हो गया, वाराणसी कोलकाता गलियारा हो गया, रामनगर कच्ची हो गया, ठीक है, बक्सर भरौली हो गया। इन तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इस साल जो है ना, 50,000 करोड़ जो है ना खर्च किया जाएगा, यह बिहार के विकास में। ठीक है, और हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव में, जो है ना, बिहार के विकास को नई रफ्तार मिले। तो क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाएगा कि चुनाव जो है ना, बिहार के विकास को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, सकारात्मक या नकारात्मक, इस तरह के मेंस में क्वेश्चन आएगा ना, तो इसके लिए आपकी ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।
उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे मौलिक अधिकार। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटी होता है, फंडामेंटल राइट होता है, फिर क्या होता है डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी, ठीक है, कौन सा इसमें जो है ना संविधान में किस किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, इसके बारे में चर्चा किया गया। तो अभी आपको बता दें, अभी एक आर्टिकल आया था, क्या नाम है इनका, विनायक दामोदर सावरकर, ये फ्रीडम फाइटर है, याद रखिएगा, ठीक है, इनके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो उनके नाम को लेकर यहाँ पे याचिका दायर किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, आर्टिकल 51A और आर्टिकल 32 सीधा पूछेगा। आर्टिकल 32 क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसमें जो है ना, अगर मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, और हाईकोर्ट में 226 के तहत हम लोग जा सकते हैं। 51A क्या है, तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा गया है। कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11, पहले 10 हुआ करता था, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें एक ऐड किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये तमाम चीज को जो है हमने डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये पीडीएफ चाहते हैं हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। और जो बीपीएससी का जो प्रोग्राम है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग जुड़िएगा, जो भी सीरियस हैं, जो भी फोकस कर रहे हैं कि लगभग 1300 सीट आने की संभावना हो चुका है। लोग 1500 का बात कर रहे हैं, लेकिन 1300 यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो आप लोग चाहते हैं कि 1300 में आप लोग इंक्लूड हो जाए ना, तो वो प्रोग्राम आपके लिए है। उससे फायदा क्या होगा ना, जो प्रोग्राम हमने लेके आया है, जो वनडे एग्जाम के एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं और उनको जो है बीपीएससी मेंस देने का मौका मिल जाता है, क्योंकि पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं वो लोग, और वो जब मेंस देते हैं ना, तो उनका परफॉर्मेंस या अगर आप देखें उनका कंटेंट जो है ना, कट ऑफ को पार नहीं कर पाता है, या उनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें नहीं आ पाते हैं। तो उनके लिए काफी अच्छा है, जो कामकाजी लोग हैं, जो जॉब प्रोफाइल में है, ठीक है, उनके पास समय बहुत सीमित होता है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आप लोग कंटेंट देखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।